नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। डियर स्टूडेंट्स, हम भारतीय कला के अध्ययन की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हम मूर्ति कला की बात करते हुए कुछ चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मौर्यकालीन मूर्ति कला के चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे शुंगकालीन मूर्ति कला की। हमारा जो सिलेबस है उसमें 3 यूनिट तो भारतीय चित्रकला के इतिहास के हैं और 2 यूनिट जो हैं वो भारतीय मूर्ति कला का इतिहास है। चित्रकला का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं, तीनों यूनिट अपने कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा यूनिट जो है उसमें भी हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं शुंग मूर्ति कला की, शुंगकालीन मूर्ति कला। शुंगकालीन जो मूर्ति कला है वो 185 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर 75 ईसी पूर्व तक चलती है। शुंगकालीन मूर्ति कला शुंगकालीन जो मूर्ति कला है उसकी हम बात कर रहे हैं। और ये जो इसका टाइम पीरियड है वो हमने बात की 185 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर और ये जाता है 75 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक जाता है। ये इसका टाइम पीरियड है। अब जो मौर्यकालीन मूर्ति कला हम पढ़कर आए हैं और जब हम इसकी बात कर रहे हैं शुंगकालीन मूर्ति कला की, तो दोनों में क्या डिफरेंस है उसकी बात हम कर लेते हैं कि कैसे आगे चला और कैसे ये अस्तित्व में आई। तो उस समय पर क्या था कि मौर्य युग के पश्चात 1985 के ईस्वी के ईसा पूर्व के लगभग मगध के सिंहासन पर पुष्यमित्र जो थे वो राजा बने और ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का वो युग माना जाता है। तो ये जो थी उस समय क्या था कि जनता में कला की भावना का जो उन्होंने लोक कल्याण के जो कार्य किए, उनसे लोक कल्याण के कार्य तो किए थे लेकिन उनसे जन भावना में कला की भावना का संचार नहीं किया जा सकता था। तो लोक कला जो थी वो इस समय पर हतोत्साहित हो रही थी। तो ऐसी अवस्था में धीरे धीरे आगे चलकर अगर हम देखें तो मौर्यकालीन जो मूर्ति कला है वो बेसिकली राज्याश्रित कला रही। लेकिन जो शुंगकालीन कला है वो शुंगकालीन कला वो लोक प्रचलित कथाओं का अंकन करती है, यानी वो राजा के राज्याश्रित कला न होकर कैसी कला थी, वो परंपराओं को और लोक जनभावनाओं के अनुरूप विकसित हुई कला थी। तो हम अगर बात करें तो मौर्यकालीन मूर्ति कला, मौर्य मूर्ति कला, मौर्य मूर्ति कला जहां आपकी राज्याश्रित कला के रूप में जानी जाती है, राज्याश्रित कला थी, वहीं जो शुंग मूर्ति कला है, शुंगकालीन मूर्ति कला है, वो लोक भावना के अनुकूल है, लोक भावना के अनुकूल। अब ये कैसे है इसकी हम बात करते हैं कि जब हम देखते हैं मौर्यकालीन मूर्ति कला को, तो वहां पर अशोक ने जो स्तंभ बनवाए या जो मूर्तियां बनवाई, जो पशु शीर्षक से युक्त जो स्तंभ बने, वो सारी राज्यों के आश्रित थी। लेकिन जो शुंगकालीन मूर्ति कला है वहां के शिल्पियों ने लोक धारणाओं एवं परंपराओं को अपनी छेनी से उकेरा है। तो मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि यहां पर शुंग काल में
नृत्य, गीत, मादकता से उन्मुक्त या आनंद विभोर होती है, जो ऐसे विषयों की जो मूर्तियां बनी हैं, और पौराणिक कथाओं में इनकी परिणति होती है। बौद्ध और ब्राह्मण ग्रंथों में जो स्वर्गीय अप्सराओं और मुनियों को ध्यान भंग करने के विवरण प्राप्त होते हैं, उस प्रकार की मूर्तियां शुंगकालीन कलाकारों ने यहाँ पर रची हैं। लोक धर्म की अभिव्यक्ति ही शुंग कला में होती है। तो खास बात से हम ये कह सकते हैं कि शुंग कला में लोक धर्म की अभिव्यक्ति होती है। लोक धर्म मतलब जो सामान्य लोगों की मान्यताएं, परंपराएं हैं, लोक धर्म की अभिव्यक्ति हुई है, शुंग कला में। ये इसकी खास बात थी। अब शुंगकालीन कला में जो दो केंद्र हम बेसिकली देखते हैं, तो दो कौन कौन से केंद्र हैं जो आपके सिलेबस में भी हैं? वो दो केंद्र हैं, एक सांची और दूसरा है भरहुत। सांची और भरहुत, ये दो केंद्र हैं। शुंगकालीन मूर्ति कला के दो मुख्य केंद्र हैं। अब शुंगकालीन मूर्ति कला की जो दो मुख्य विशेषताएं हैं, कुछ तकनीकी कलात्मक विशेषताएं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि शुंगकालीन मूर्तिकारों ने मौर्यकालीन कला परंपरा से भिन्न एक नई परंपरा का सूत्रपात किया। शुंगकालीन मूर्ति कला कभी तो भित्ति चित्र की भांति प्रतीत होती है, यानी आप जब मौर्यकालीन मूर्ति कला को देखते हैं, तो कल हम बात कर रहे थे कि मौर्यकालीन मूर्ति कला जो थी वो चतुर्मुख दर्शन के आधार पर तराशी गई थी। मौर्यकालीन मूर्तियां जो थी वो कैसी थी? चतुर्मुख दर्शन के आधार पर। चतुर्मुख दर्शन के आधार पर। इसकी बात हम कल कर चुके हैं वैसे तो, आधार पर, यानी कि आप मूर्ति रखी हुई है तो मूर्ति के चारों तरफ घूमकर आप पूरा उसका दर्शन कर सकते हैं, यानी चारों तरफ से मूर्ति को देखे जा सकने वाला जो सिद्धांत है वो कहलाता है चतुर्मुख दर्शन। और जो शुंगकालीन मूर्तियां हैं, शुंगकालीन मूर्ति कला ज्यादातर शुंग मूर्ति कला बेसिकली ये सम्मुख दर्शन में सफल है। किसमें सफल है? सम्मुख दर्शन। सम्मुख दर्शन का तात्पर्य ये है कि इसमें उभार बहुत कम है। उभार बहुत कम होने से क्या हो रहा है कि वो सिर्फ सामने से देखी जा सकने वाली, जैसे किसी फलक पर अब आप किसी चीज को छेनी की सहायता से कुछ उभार उसमें दे दें, तो बस इतना ही उभार है कि आप उसको सामने से देख सकते हैं, साइड से या पीछे से उसको देखा नहीं जा सकता। तो वो जो उभार है उस फलक पर, ये एक पट्टी का है तो इस पे कुछ उभार है, तो यहाँ मूर्ति न साइड से देखी जा सकती है, इस साइड से भी नहीं देखी जा सकती, इधर से भी नहीं देखी जा सकती, सिर्फ सामने से ही उसको देखा जा सकता है। इसीलिए कहते हैं सम्मुख दर्शन में सफल है। तो शुंगकालीन जो मूर्ति कला है वो सम्मुख दर्शन में सफल है ज्यादातर। ये तो एक इसकी खास बात थी। और बात करें तो जो इनमें उभार है वो बहुत कम है। और ये इसमें क्या हुआ था कि शुंगकालीन मूर्ति कला में प्राकृतिक सहजता है। यहाँ पर जो हम देखते हैं मौर्यकालीन मूर्ति कला में, वो राजकीय या आपको एक राजसिकता की झलक दिखाई देती है, लेकिन शुंगकालीन मूर्ति कला में एक सहजता, प्राकृतिक सहजता है। यहाँ पर लोक कला की सादगी उसमें दिखाई देती है। अब इसमें क्या क्या बने हैं? वृक्ष, पशु, पक्षी स्वाभाविक मुद्राओं में बने हैं। ये स्वयं तो कोई भाव व्यक्त नहीं करते। शुंगकालीन मूर्ति कला के जो नमूने हैं या जो उदाहरण है, शुंगकालीन मूर्ति कला के शुंग मूर्तियां स्वयं तो कोई भाव प्रकट नहीं करते, भाव प्रकट नहीं करते, किंतु
दर्शक को भाव विभोर कर देते हैं, दर्शक को भाव विभोर कर देते हैं। ये इसकी खास बात है शुंगकालीन मूर्तिकला की। ये इसका खास एक विशेषता है इसकी। और यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां बनी हैं, तो यहाँ पर जातक कथाओं के दृश्य बहुत चित्रित हुए हैं। किसके दृश्य चित्रित हुए हैं? जातक कथाओं के, जातक कथाओं के दृश्य अंकित हुए हैं, अंकित हुए। किसमें? शुंगकालीन मूर्तिकला में। शुंगकालीन मूर्तिकला में जातक कलाओं के दृश्य अंकित हुए। जहां पर मौर्यकालीन मूर्तिकला जो थी वो एक पर्टिकुलर एक फिगर उसमें बनता था या दो फिगर बनते थे, लेकिन यहां पर जो ये शुंगकालीन मूर्तिकला थी वो कैसी हो गई? वर्णनात्मक, घटना का अंकन होने लगा, वर्णनात्मक हो गई। लेकिन पूरा दृश्य या घटना का अंकन होने लगा, घटना का अंकन शुंगकालीन मूर्तिकला में। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता रही थी। इसके अलावा क्या खास बात था कि यहाँ पर उन्होंने शुंगकालीन कला जो है वो संकेत प्रधान है। संकेत प्रधान होने का मतलब यह है कि प्रतीकात्मक, संकेत प्रधान कला, संकेत प्रधान थी, मतलब प्रतीकों के माध्यम से आप कह सकते हैं कि उसको बौद्ध धर्म को प्रस्तुत किया। तो यहां पर जो आप देखेंगे तथागत की मूर्ति का निषेध, क्योंकि भगवान बुद्ध इस समय पर उनकी उदारवादी विचारधारा का उदय नहीं हुआ था। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध को जो दर्शाया है, यहाँ कहीं भी भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं बनी, बल्कि कलाकार ने क्या किया है कि भगवान बुद्ध को वज्र आसन, चरण चिन्ह, चक्र, इन सब से प्रस्तुत किया है। जैसे हम कह रहे हैं वज्रासन, चरण चिन्ह और आपके चक्र, स्तूप, ये कुछ प्रतीक थे जिनसे भगवान बुद्ध को उन्होंने प्रस्तुत किया। बोधि वृक्ष और आपके हस्ती यानी हाथी, ये ऐसे चीजें हैं कि इनके माध्यम से भगवान बुद्ध को प्रकट किया। यानी भगवान बुद्ध का जहां कहीं भी जिक्र है वो इन प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने अंकित किया है। तो ये कुछ खास बातें जो थी वो शुंगकालीन मूर्तिकला की थी। इसके अलावा एक दो बातें और है, वो हम देख लेते हैं कि और क्या क्या बातें इसमें इंपॉर्टेंट है शुंगकालीन कला में। इसके अलावा शुंगकालीन मूर्तिकला जो है वो सौंदर्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। शुंगकालीन कला सौंदर्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसमें एक रेखीय लयात्मकता नजर आती है। क्या नजर आती है? रेखीय लयात्मकता। अब जब आप मूर्तियों को देखते हैं तो जब हम बात कर रहे हैं कि इसमें उभार बहुत कम है, तो ये ऐसा लगता है कि एक चित्र फलक पर पूरा का पूरा चित्र उकेर दिया गया है। तो मैं इसमें आपको फोटो जब ऐड करूंगा वीडियो में तो उससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह की मूर्तियां यहाँ पर बनी हैं। तो ये आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि एक पूरी पाषाण फलक पर, यानी पाषाण यानी पत्थर की एक प्लेट पर पूरा का पूरा दृश्य अंकित किया है। तो ये जो है वो रेखीय लयात्मकता इससे प्रकट होती है। इसके अलावा
यहाँ पर जो कहानियां अंकित की गई वो पूरी की पूरी दृश्य घटनाएं हैं, और इसमें यक्ष यक्षिणियां, संगीत मंडलियां, युवा नर्तकियां, और संपूर्ण दृश्य में अबाध गति प्रवाहित होती है। जहां एक और पुरुष की मूर्तियां जो बनी हैं, अगर वो सपाट है, जैसे पुरुष का वक्ष और उसका पेट, पीठ, ये सपाट बनी है, तो स्त्री मूर्ति को जब हम देखते हैं तो स्त्री मूर्ति में उसके अंगों को उभारने का बहुत प्रयास किया गया है, कि यानी उसके नतोन्नत, कहीं पर वो उन्नत उरोज दिख रहे हैं तो क्षीण कटी में जहां उसकी अंदर चली गई है, तो इस तरह से उसके पूरे लयात्मक रूप में उस स्त्री के आकृति को प्रस्तुत किया, और सारे के सारे दृश्य जो हैं वो एकदम सजीव हो उठे हैं। और यहाँ पर मूर्तियों में शांति, नैसर्गिकता, पवित्रता और गंभीरता दिखाई देती है। और परिकल्पना की दृष्टि से, अगर हम कल्पनात्मक दृष्टि से देखें, रचनात्मक दृष्टि से देखें, तो शुंगकालीन मूर्तियां जो है वो एक अनुपम उदाहरण है मूर्ति कला के क्षेत्र में। तो ये जो बातें हैं वो शुंगकालीन मूर्ति कला को आपके मौर्यकालीन मूर्ति कला से काफी अलग कर देती हैं। अब इसमें हम बात कर चुके हैं कि आपके यहाँ पर दो पार्ट हम पढ़ेंगे इसके, एक सांची की मूर्ति कला, और दूसरा है आपका भरहुत की मूर्ति कला। ये दो बातें इसमें हैं, भरहुत की मूर्ति कला, ये दो भाग हम इसके पढ़ने वाले हैं। तो ये जो बातें थी वो दोनों में लागू होती हैं, लेकिन दोनों के में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है इन दोनों में। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये शुंगकालीन मूर्ति कला के एक परिचय हमने प्राप्त किया इस वीडियो में। अब हम आगे सांची और भरहुत की बात आगे के वीडियोस में करेंगे। तो आप इसको एक बार पहले शुंगकालीन मूर्ति कला का परिचय प्राप्त कर लें, किताब में पढ़ लें, उससे आपको ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी ऐतिहासिक दृष्टि से या घटना की दृष्टि से। और बाकी हम अगले अध्याय में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।